नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस क्वेश्चन में हम जितना भी पढ़ेंगे उतना काम का होगा, जितना पढ़ेंगे जितना, क्योंकि 100% बोल सकते हैं कि इसको हमें मेंस में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं इसे लिखना ही होता है। उत्तर 100% गारंटी वाला ये आंसर है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में यदि देखें तो विशाल संविधान, विशाल संविधान, विशाल संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जब संविधान बना था तब कितने 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां थी। बीच बीच में हम पढ़ते रहेंगे कि कनाडा के संविधान में कितनी धाराएं हैं, कितने संशोधन हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितनी धाराएं, कितने संशोधन हुए। अभी हम शॉर्ट में एक आउटलाइन बना रहे हैं इसके, और पूरा पढ़ते रहेंगे और इसका डाटा हमें मिलते रहेगा। लचीले व कठोरता का सम्मिश्रण, लचीले व कठोरता का सम्मिश्रण, लचीले व कठोरता का सम्मिश्रण। अब इसको थोड़ा सा समझना है। लचीले व कठोरता का सम्मिश्रण। लचीला किसे कहते हैं? हाँ, परिवर्तन करने में फ्लेक्सिबल ज्यादा हो। फ्लेक्सिबल नहीं बोल सकता इसे, जिसका दुरुपयोग आसानी से किया जा सके। जो राजनीतिक शक्तियां होती है वो अपने फायदे के लिए कभी भी परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसे संविधान को क्या बोलेंगे? लचीला, बहुत ज्यादा लचीला। ठीक। तो जब सरकार को जिसकी जरूरत पड़ी, जब आरक्षण देना रहा दे दिया, जब हटाना रहा हटा दिया, चुनाव के समय आरक्षण दे दिया, चुनाव के बाद में हटा दिया। तो ऐसे कोई प्रावधान, इतना संशोधन करना आसान हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? लचीला। और कठोर, कठोर ऐसा संविधान जिसमें एकदम लकीर का फकीर हो, जिसे बदलना संभव ही ना हो, बदलना संभव ही ना हो, उसे क्या कहेंगे? कठोर संविधान। लेकिन भारत का जो संविधान है वो लचीले व कठोरता का सम्मिश्रण है। इसको हम दुरुपयोग नहीं कर सकते, इतनी आसानी से इसको बदल नहीं सकते। संविधान संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया है और वो दिया है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है और इसमें दोनों सदनों से पारित होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की सहमति होना चाहिए। विशेष संविधान संशोधन, कुछ प्रावधान ऐसे कर दिए संविधान की, कुछ कंडिकाएं ऐसे जिसको आसानी से बदला जा सकता है, कुछ ऐसा है जिसके लिए विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, ये परिवर्तन। और कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसमें परिवर्तन ही नहीं कर सकते, जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित। और इसमें प्रावधान दिया है अनुच्छेद 13। दो प्रावधान ऐसे कर दिए, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? कि सरकार द्वारा ऐसा कोई कानून बना दिया जाए जो संविधान का अतिक्रमण करता हो तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय को समीक्षा का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय उस विधि के, पूरी विधि को या उतना पार्ट जो संविधान का अतिक्रमण करता है उसे शून्य घोषित कर देता है। तो सरकार जो भी परिवर्तन करेगी सोच समझ के ही करेगी, नियम के अनुसार कर सकती है। तो ना तो हमारा संविधान एकदम लचीला है और ना ही एकदम कठोर है, लचीलेपन व कठोरता का सम्मिश्रण
है, ठीक है। जिसने भी मेंस दिया है, मैंने कम से कम 5 बार इसका उत्तर लिखा है। काय का? संविधान की विशेषताओं का हर बार ये क्वेश्चन बनता है, संविधान की विशेषताएं। कभी ये विशेषता के ऊपर पूछ लेंगे, कभी इसी का 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ लेते, भारतीय संविधान लचीले व कठोरता का सम्मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए। तो फिर हमें ये सब समझाना पड़ेगा जो अभी मैंने समझाया, नहीं तो हम तो इतना ही याद कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है फिर, ठीक। फिर है भारतीय संविधान की विशेषताओं में देखें तो नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची क्या है? ये नवीं अनुसूची भारतीय संविधान की विशेषताओं में नवीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। अब क्या है? अब ये है ना अनुच्छेद 13, यही तो लड़ाई है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। सरकार क्या चाहती है? हम कुछ भी करें और उसके ऊपर न्यायालय हो हल्ला न करे, न्यायालय उसकी समीक्षा न करे। तो इन्होंने क्या किया? नवी अनुसूची बनाई और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि अधिग्रहण, ऐसे कानून बनाते गए और ये इसमें डालते चले गए नवी अनुसूची में। और क्या प्रावधान था? नवी अनुसूची में जो भी कानून शामिल हो जाएगा उसकी समीक्षा नहीं करेंगे शुरुआत में, फिर परिवर्तन किया और अब उसकी एक डेट है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद से जो भी कानून इसमें शामिल हुए उसके ऊपर समीक्षा की जा सकती है। नवी अनुसूची। मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और मूल कर्तव्य मॉरल ड्यूटीज, मॉरल ड्यूटीज। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। सबसे पहले मूल अधिकारों की घोषणा कब हुई थी? ऑनलाइन वाले बताएं, कोई भी बताएं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मुझे पता था आप ही जवाब दे सकते हैं। 1215, ब्रिटेन का सम्राट जॉन, ब्रिटेन का सम्राट जॉन। एक सर है हमारे, नाम बता भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं बताऊंगा तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। वो बोलते रहते हैं कि ब्रिटेन जो है सबसे विकसित देश बन गया था। बोलते थे ब्रिटेन का कभी में सूर्यास्त नहीं होता। क्यों? क्यों? क्योंकि सबसे पहले लोकतंत्र वहां आया था। सबसे पहले लोकतंत्र ब्रिटेन में आया था। राजतंत्र आज भी है लेकिन नाम मात्र का है, लेकिन लोकतंत्र सबसे पहले कहां आया था? ब्रिटेन में आया था। 1215 में ह्यूमन राइट्स की वहां पर बात की जा चुकी थी और सम्राट जॉन। तो जहां मानव अधिकारों की चिंता हो उस देश का तो विकास होगा ही, उस देश का विकास होगा। जहां शोषण होता है वो देश तो बड़ी बाद में स्वतंत्र होता है, फिर आजाद होता है, फिर नेता लोगों की गुलामी, फिर दूसरा गुलामी का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। लेकिन जहां लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कहां है? 1215। क्या बोलते हैं इसे? मैग्ना कार्टा। क्या बोला गया है उसे? मैग्ना कार्टा। फिर अमेरिका में संविधान लागू हुआ 1789 और फिर वहां मौलिक अधिकारों की बात की गई। हमने भी वहीं से लिए मौलिक अधिकार, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके बाद में यदि हम देखें तो 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा और इनके द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई। और वही मानव अधिकार जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल है। शुरुआत में 7 थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे 7 अधिकार थे। लेकिन अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे
44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे वहां से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 में एक कानूनी अधिकार के रूप में उसे शामिल किया गया। तो अब कितने अधिकार हैं? 6। और ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। फिर सरकार को लगा कि अब हमारा संविधान कैसा है? लचीले और सम्मिश्र, कठोरता का सम्मिश्रण है। तो लगा कि लोग इंदिरा गांधी जी की सरकार थे उस समय, और लगा कि लोगों को अधिकार तो दे दिया, लेकिन जिम्मेदारी क्या है इनके? भाई यदि हम लोगों को पब्लिक लाइट चाहिए, मतलब खंबे वगैरह हैं, इसके ऊपर लाइट लगाना है, लोगों को जरूरत होती है, अंधेरा होता है, लेकिन लोगों की क्या जिम्मेदारी है? ये भी तो तय होना चाहिए कि लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको तोड़े फोड़े नहीं, उसे देखे, रक्षा करे, उसकी ये जिम्मेदारी होना चाहिए, तो ही तो काम हो सकता है, ताली दोनों हाथ से बच सकती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रूस के संविधान से 42वां संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में जोड़े। 1976 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन मौलिक अधिकार जब भाग 3 में है, मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। 4 क और अनुच्छेद 51 क में है मूल कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी। कितने थे? 10 थे, और वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कौन सा है रजनी? सरिता। हाँ, माता पिता को बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। माता पिता है ना, अपने पाल्य को यथासंभव शिक्षा देना अनिवार्य, यथासंभव, जैसा संभव हो सकता है। सरकारी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में, जैसा भी हो, आपको पढ़ाना तो पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया? मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। अगली विशेषता देखें तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया? सर भाग 2। गुड, बहुत ही शानदार। भाग 2 बोला उसने, भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता से संबंधित अधिनियम कब? ये नागरिक जो अधिकार है, ये एक नागरिकता वाली बात जो है, कब से लागू हुई है भारत में? 1955। 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम। और इसमें संशोधन कब हुआ शांतनु जी? नागरिकता, अरे तो यही तो मैं बोलते रहता हूं यार, जब मैं फ्लो में रहता हूं पढ़ाने के लिए, तो पके हुए सड़े हुए आम की तरह कोई कभी भी गिर जाता है। मैं जब पूछता हूं तब बताया करो ना, अब फ्लो टूट गया मेरा। 1986 संविधान 20 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1986 में। कितने अधिनियम है इससे संबंधित? कितने अनुच्छेद है नागरिकता अधिनियम? 6 से 11 तक, 5 से 11 तक कितने हुए? 6। 5 से 11 तक कितने हैं? 6। फिर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करें, कल भी इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। सार्वभौमिक क्या होता है? पहले तो ये समझा है सार्वभौमिक। बताइए दीक्षा, आप बताओ। सभी के लिए, सभी में कौन आएगा? जो भी शिक्षित वर्ग हो गए या जिन, हाँ, ऑनलाइन वाले बताएं, सार्वभौमिक कोई भी बता दो। गुड, यही धर्म, जाति, लिंग,
वंश, जन्म स्थान, इसका भेदभाव किए बिना जो भारत का नागरिक है उसको मत देने का अधिकार, उसको मत देने का अधिकार। दुनिया का में भारत ही एक ऐसा देश है जैसे ही आजाद हुआ सबको मताधिकार दे दिया। नहीं, दूसरे देशों में देखेंगे तो बहुत दिनों के बाद मिले महिलाओं को मत देने का अधिकार, ये बहुत बाद में मिले, लेकिन भारत में जैसे ही देश आजाद हुआ और सबको समान अधिकार दे दिए, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है ये। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और ये अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 325 में क्या दिया है? मतदाता सूची, मतदाता सूची। और अनुच्छेद 326 में क्या? वयस्क मताधिकार। लेकिन पहले 21 वर्ष की आयु थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये आयु कितनी कर दी? 18 वर्ष। चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी लिंग का हो, कहीं पे भी उसका जन्म हुआ हो, लेकिन नागरिकता भारत की होनी चाहिए, उसी को वयस्क मताधिकार है। क्लियर हो गया? ये भारत की विशेष, भारतीय संविधान की विशेषता, संविधान में लिखा हुआ है ये। वयस्क, सार्वभौमिक एवं वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से 51 तक, 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक, निर्देशक मतलब रास्ता बताने वाले। अब सरकार को पेयजल की व्यवस्था करना चाहिए, भी सरकार के क्या काम है, तो ये कहाँ लिखे हैं? नीति निर्देशक तत्व में। शिक्षा की व्यवस्था करना, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, पहले तो नीति निर्देशक तत्व में ही था, क्योंकि मौलिक अधिकार में कर देते, सरकार के पास में उतने साधन थे नहीं कि तुरंत ही उसे कर दे। तो ये भविष्य के लिए छोड़ दिया कि जब आप सक्षम हो जाओ तब ये जनता के लिए करना। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में, और किस देश से प्रेरित है ये? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है नीति निर्देशक तत्व। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। पंथ निरपेक्ष मतलब कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, ये पंथ निरपेक्षता है। कोई भी, हमारे यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, सब लोगों के अपने अपने धर्म है, और किसी को भी अपने धर्म के नियमों के पालन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, ये पंथ निरपेक्षता है। पहले ये शब्द नहीं था प्रस्तावना में, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अखंडता, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य जैसे ये शब्द उसमें जोड़े गए। अभी पढ़ेंगे हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बातें? तो कौन सी? पंथ निरपेक्षता। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये आपातकालीन प्रावधान है। संविधान की नहीं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये विशेषता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, हमेशा डिटेल में पढ़ेंगे जब न्यायपालिका पढ़ेंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली।
संघात्मक शासन प्रणाली। अब इसमें संघात्मक शासन प्रणाली को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ढेर सारी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण कौन से हैं, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में और ढेर सारी विशेषताएं हमें मिलेगी भारतीय संविधान की। ठीक है, जब संविधान पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा, 11 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। ठीक, अब हम छोटा सा एक क्वेश्चन तैयार करते हैं। भारतीय संविधान के भाग, उम्र बीत जाती है इसको याद करने में। भारतीय संविधान के भाग, सबको पता है कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 22। कितने भाग हैं? 22 भाग। ठीक, और भाग क्रमांक, मुख्य विषय वस्तु उसकी, और फिर क्या लिखेंगे? अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद। पूरा नहीं लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा लिखने की। तो भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। ठीक, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में तो खैर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक रूपरेखा हमें पता हो जाना चाहिए कि हमें किस ओर आगे बढ़ना है। तो संविधान का भाग 1, ये क्रमांक डाले हैं, ये क्या है? भाग। सब लिखेंगे भाग 1, भाग 2, ऐसा। भाग 1, और इसके मुख्य विषय वस्तु संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद? 1 से 4 तक। कितने हैं? 4 अनुच्छेद। 1, 2, 3, 4। उसमें देखेंगे राष्ट्र की परिभाषा क्या है, भारत की सीमा क्या है, ये सब लिखा है। दूसरे राज्यों का भारत में प्रवेश कैसे करेंगे, नए राज्यों का गठन कैसे करेंगे, ये पूरा का पूरा प्रावधान काय में दिया है? संविधान के भाग 1 में दिया है। संविधान का भाग 1, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कभी, संविधान का अनुच्छेद 3 संबंधित है। अब उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। जब अपने को भाग भी पता हो ना, तो भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका संबंध कैसे है, लेकिन भाग ही पता ना हो तो फिर नहीं लगा सकते। और हर साल एक न एक क्वेश्चन इससे संबंधित बनता है। कई बार हमने मेंस के पेपर दिए, 2013-14 में अनुच्छेद ही पूछ लेते थे, 3 से 4 अनुच्छेद पूछ लेते थे, इसका संबंध कैसे है। और हम बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद कर लेते हैं, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, ऐसे 2-4 अनुच्छेद याद कर लेते हैं, 148 ऐसे। और वो दूसरे पूछ लेते हैं, अनुच्छेद 13 पढ़ा ही नहीं कभी हमने। हम तो मौलिक अधिकारों को भी कहाँ से पहचानते हैं? अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 14 से, और गड़बड़ कर देते हैं। तो इसमें हम पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। भाग 2 अभी पढ़ लिया हमने। भाग 2 काय से संबंधित है? नागरिकता। भाग 2 का संबंध काय से है? नागरिकता से। और नागरिकता में कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से 11। कितने अनुच्छेद टोटल? 6। 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 7 अनुच्छेद है। 5 भी शामिल है, 11 भी शामिल है ना, 7 अनुच्छेद। तो नागरिकता भाग 2 नागरिकता, भाग 2 नागरिकता से संबंधित। भाग 3 अभी पढ़ लिया हमने, मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार, और इसमें प्रावधान कहां से? 12 से लेकर 35 तक। कितने अनुच्छेद है? कितने अनुच्छेद है? 25 और 2 27। हाँ नहीं, 2 कम होंगे, तो 25
में से 1 माइनस करो, 24। कितने अनुच्छेद है? 24 अनुच्छेद, क्योंकि सिर्फ 11 एक नहीं है, बाकी तो है। तो कितने अनुच्छेद? 24 मौलिक अधिकार। फिर भाग 4, इसको हम यहाँ 4 का भी लिखेंगे, 2 है यहाँ पे, है ना। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और एकांतक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और यह अनुच्छेद 4 क में मौलिक कर्तव्य, और यह है अनुच्छेद 51 क में कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर भाग 5 की बात करें, ये सबसे बड़ा, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। भाग 5 में क्या है? संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 से होगा ना, 52 से अनुच्छेद 151 तक, 52 से अनुच्छेद 151 तक। कितने अनुच्छेद है इसमें? पूरे 100। कितने? 101 कैसे होगा भाई? 100 है। कितने हैं? 100 अनुच्छेद है पूरे के पूरे काय के लिए। संघ की कार्यपालिका, इसमें सब कुछ आएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कायम है, इसी में आएगा, लेकिन उच्च न्यायालय नहीं आएगा, उसके लिए आगे देखना पड़ेगा हमें। ठीक, क्लियर हो गया ये? संघ की कार्यपालिका कायम है, भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। फिर राज्य की कार्यपालिका है, राज्य का शासन, राज्य का शासन। और इसके बाद में अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य का शासन। राज्य का शासन किस भाग में है दीक्षा? 6। पहले देखना पड़ा, उसके बाद बोलना पड़ा। ध्यान किधर है? समझ में ही नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? हिंदी या इंग्लिश? कुछ भी याद नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा, और अब धीरे धीरे याद होगा। अभी हमें कम से कम 30 दिन हमें यही चीजें पढ़ना है ना, तो याद होगा। अभी तो शुरुआत है हमारी, हम आउटलाइन बना रहे हैं ना अभी, कि हमें अभी 1 महीने तक क्या पढ़ना है। तो एक एक दिन इन सभी चीजों को हमें पढ़ना है। अभी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर ये सब चीजें उंगलियों पर हमें याद हो जाना चाहिए। तो भाग 6 राज्य का शासन, और क्या है? अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। राज्य का शासन 152 से 237 तक। इसके बाद में भाग 7 ख श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य। लेकिन अब तो सब एक ही श्रेणी के हो गए, अब इसे क्या कर दिया है? हटा दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था 7वें संविधान संशोधन के तहत, और उसी के तहत इसे हटा दिया गया है। और ये प्रावधान था अनुच्छेद 238 में, लेकिन अब इसे हटा दिया है। ख श्रेणी के राज्य।
फिर भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। 242 संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र। फिर भाग 9, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। भाग 9 और अनुसूची, 9वीं अनुसूची, दोनों अलग अलग चीज है। भाग 9 अलग है और 9वीं अनुसूची अलग है। भाग 9 मूल संविधान में है। भाग 9 मूल संविधान में है। गांधीवादी विचारधारकों का ये नेतृत्व करता है। भाग 9 पंचायती राज, पंचायती राज। भाग 9 में क्या है? इसको भी 2 भागों में पढ़ेंगे अपन, ये 9 और 9 क। तो 9 में क्या पढ़ेंगे अपन? पंचायतें। 9 में क्या दिया हुआ है? पंचायतें। और 9 क में क्या दिया होगा? नगर पालिका, नगर पालिका। तो ये पहले तो सिर्फ एक ही अनुच्छेद था इसके लिए, 243, लेकिन अब इसमें क्या हुआ? 93वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन 1993, दोनों तो है उसी समय के, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां। और फिर इसमें ढेर सारे अनुच्छेद 243 ए से ओ तक है ना, और दूसरे में 243 कहां से होगा? पी से, पी से लेकर जेड टी तक, पी से लेकर जेड टी तक, 243 ए से ओ तक, और ये 243 पी से लेकर 243 जेड टी तक। आपने देखा होगा, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। एक बार तो बोर्ड पे लिखा हुआ था, सुबह मतलब एक दिन पहले हमने पढ़ा और मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, और जब पेपर देखे बच्चे आए और यह हमने समीक्षा की और मैं बता रहा था यार ये कभी पढ़ा है अपन ने, तो एक बच्चा बोलता है सर बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, लेकिन जितने बैठे थे सबका गलत था, सब गलत करके आ गए थे। आपका सही था? गलत था। आपका गलत, विनय का सही हुआ था, है ना? विनय ने लिखा था। हाँ ठीक है। तो ये सब बातें ऐसी हो जाती है। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से रहेंगे, हमें पढ़ना है एक एक टॉपिक इससे संबंधित। तो 9 और 9 का, 9 पंचायतों से और 9 का नगर पालिका से। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 243 ए से ओ तक, और नगर पालिकाओं से संबंधित 243 पी से 243 जेड टी तक, जेड टी तक। अब इसके बाद देखेंगे भाग 10, भाग 10 SC ST, भाग 10 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ये प्रावधान कायम है अनुच्छेद 244 और 244 का, 2 अनुच्छेद इसमें, 244, 244 का, 244 और 244 का। फिर भाग 11 संघ व राज्यों के बीच संबंध, संघ व राज्यों के बीच संबंध, संघ व राज्यों के बीच संबंध। कौन सा? भाग 11 संघ व राज्यों के बीच संबंध। हम पढ़ेंगे इसमें कितने प्रकार के संबंध होते हैं, विधायी संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। भी राज्यपाल कौन से विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए छोड़ देता है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। कर प्रणाली इसके अंतर्गत आएगी। भी टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, वसूल राज्य सरकार करती है और फिर बंटवारा कर लेते हैं, तो कैसे कर लेते हैं, ये सब चीजें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। राज्य
व संघ के बीच में संबंध 245 से 263, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 12, वित्त, संपत्ति व वाद। वित्त, संपत्ति, संविदा व वाद। तो ये आर्थिक संबंध है इसमें, अनुच्छेद 264 से 300 का तक, 264 से 300 का तक हमने पढ़ा। संपत्ति का अधिकार कहां से लाया था? भाग 3 से लाया था, और कहां जोड़ दिया? भाग 12 में जोड़ दिया, अनुच्छेद 300 में। ठीक, क में। तो याद रखना है ये बराबर। किस भाग में था संपत्ति का अधिकार? भाग 3 में। अभी किस भाग में है? 12 में। यही क्वेश्चन गड़बड़ कर देता ना। अभी हमने 300 तो याद कर लिया, लेकिन भाग पड़ा क्या उसका? नहीं। तो ये चीजें पता होना चाहिए हमें। इसके बाद में भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार व समागम। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 301 से 307, 301 से 307, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307, भाग 13। अब हम देखेंगे भाग 14, भाग 14, संघ एवं राज्यों के अधीन एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। संघ व राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, भाग 14, संघ व राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323, भाग 14। आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं। यदि पूछा जाए लोक सेवा आयोग ये वो ये कायम में प्रावधान है, तो ये सब कायम में है भाग 14 में, भाग 14 में। तो भाग 14, संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323। फिर इसी में एक है 14 क। कौन सा है? 14 क। 14 में 14 क, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण। क्या? प्रशासनिक अधिकरण व अन्य अधिकरण, अन्य अधिकरण। तो ये काय में आएगा? 323 में आएगा। ये काय में आएगा? अनुच्छेद 323 क और 323 ख। 323 में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण, और अन्य अधिकरण काय में आएंगे? 323 ख में। अन्य अधिकरण 323 ख में। ये संशोधन बाद में जोड़ा गया है, इसलिए हम इसी में जोड़ेंगे 323 में, जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़े थे ना 51 में, उसी तरीके से। तो ये दोनों मिला के काय में है? भाग 14। भाग 14 में क्या है? संघ व राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, और उन लोक सेवाओं के बीच में कोई विवाद वगैरह हो जाए तो उसके लिए अधिकरण चाहिए उनका निपटारा करने के लिए। फिर भाग 15 बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा ही महत्वपूर्ण, मेरे से भी ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या है इसमें? निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। भाग 15,
निर्वाचन। कल से बार बार आ रहा है रो हाथ में। भाग 15 निर्वाचन कहाँ से होगा? अनुच्छेद 324 से 329, 324 से 329। विधानसभा का निर्वाचन कहाँ होगा अंकित? हाँ, इसी में आएगा, क्योंकि केंद्र और राज्यों के निर्वाचन यही करवाता है। फिर जो पंचायती राज वाले निर्वाचन वो अलग से पढ़ेंगे हम, वो अलग है। वो काय में गए? भाग 9 में। पंचायत वाले इसमें चले गए, वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इसमें नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ है? इसमें, पंचायतों वाले में। राज्य निर्वाचन आयोग का काम है सिर्फ स्थानीय चुनाव कराना, जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही संसद और राज्य विधानसभा और विधान परिषदों के चुनाव करवाता है। राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव कौन करवाता है? ये भाग 15 वाला केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329। अब भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जैसे SC ST का आरक्षण, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, ये सब आयोग जितने भी गठित है ये सब कायम है अनुच्छेद 338 है ना, अनुच्छेद 338 में है। तो इसमें प्रावधान कहाँ से? 330 से 342 तक। 41-42 में अनुसूचित जाति जनजाति की सूची परिभाषा है ना, तो इसमें कहाँ तक? 330 से 342 तक। ये क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342। भाग 17 काय से संबंध है बताइए जरा। हजारे मैडम आप बताइए, शांतनु जी आप बताइए, श्वेता मैडम है तो आप बताइए। भाग 17 नहीं हो रहा। राजभाषा अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता। हम भाग 17 की बात कर रहे हैं, तो भाग 17 क्या है? राजभाषा। शांतनु जी बहुत ही बढ़िया। राजभाषा, राजभाषा अनुच्छेद 17 चल रहा है। भाग 17 सॉरी, अनुच्छेद नहीं, भाग 17 राजभाषा। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। हम बात करते हैं हिंदी भाषा और ये और वो, तो ये सब पता होना चाहिए हमें। राजभाषा है ना। आपकी मातृभाषा क्या है दीक्षा? हिंदी है। आपकी? हिंदी है। आपकी? मराठी है। इनको पता ही नहीं कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा वो होती है जो घर में बोली जाती है, मातृभाषा है ना। हिंदी और माथे की बिंदी, सब लोग इतना सरल समझ लेते हैं कि चलो काम चल जाएगा। तो भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। फिर अनुच्छेद भाग 18, भाग 18 में क्या है? आपातकालीन उपबंध। ये कहां से कहां तक? 352 से 360 तक, तीनों प्रकार का आ गया इसमें। ठीक है, एक एक चीज हम तो सिर्फ 352 पढ़ते, 356 पढ़ते, 360 पढ़ते, लेकिन हमें एक एक अनुच्छेद पढ़ना है। हमें पूरा महीना भर इन्हीं आंकड़ों से खेलते रहना है ना। तो एक एक चीज हमारे आज तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कम से कम एड्रेस तो पता हो जाए हमें कि कहां पर
क्या चीज रखी हुई है ये तो हमें आज पता हो जाए। तो आपातकालीन उपबंध भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। अब भाग 19 और ये है विविध। भाग 19 का संबंधित है विविध और 361 से 367 तक, 361 से 367 तक, अनुच्छेद 361 से 367 तक भाग 19। क्या है इसमें? राष्ट्रपति का संरक्षण, राज्यपाल, विधानमंडल की कार्यवाही, ये सब कार्यवाही का प्रकाशन का संरक्षण, मतलब जितने प्रकार के संरक्षण ये जो दिए है ये सब काय में है विविध। अनुच्छेद 361 से 367 तक 7 उपबंध दिए हैं, एक एक धारा को हमें पढ़ना है। फिर भाग 20, अब ये अंकित बता देगा भाई। भाग 20 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ पूरा लिखूंगा तभी बताओगे। क्या है भाग 20? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब ये मत बोलना कि मैं बोलूंगा प्रेम से बोलो, नहीं, सिर्फ जोर से बोलो, है ना। संविधान संशोधन भाग 20 का संबंधित है संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368। कहाँ से लिया है ये? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 3 प्रकार का संविधान संशोधन होगा, है ना। फिर भाग 21, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, और ये 369 369 से 392 तक। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा होगा भाई? आप बता दो कृष्णकांत। आपको पता है यार, आप बताना नहीं चाहते। टोपी ऊपर करो, कान में ठंडी आवाज आने तो फिर पता चलेगा। कितने अनुच्छेद है टोटल संविधान के? अनुच्छेद 395। तो अंतिम कौन सा होगा? कैसा है यार, तर्क नहीं है आपके पास में? ऑप्शन दे दो। उत्तर ही है ना 395। 395 ही तो है, तो अंतिम वही तो होगा ना। तो भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन। पहले की जो विधियां वगैरह थी उसे समाप्त किया गया है, जो चल रही थी वो निरसन वगैरह सब कुछ। और ये कहां से? 393 to 395, 393 से 395 तक, टोटल 395 अनुच्छेद है। कृष्णकांत नहीं समझ पाए थे आप। तो ये टोटल हमें कितने भाग पढ़ना है? 22 भाग पढ़ना है, और उससे संबंधित अनुच्छेद हमें पढ़ना है। यहां तक क्लियर है एकदम? अभी याद नहीं होगा, अभी याद कर, मैंने बोला ना जिंदगी बीत जाती है याद करने में, याद नहीं होता। और इसको पढ़ेंगे तो याद भी नहीं होगा। याद कब होगा? जब हम इसके अंदर की चीजें पढ़ेंगे तो अपने आप याद होते जाएगा। लेकिन दिमाग में हमारे चलते रहना चाहिए कि कैसे, कहां से, कहां से, कहां से। तो एक आउटलाइन 1 बार, 2 बार, 3 बार हम इसे पढ़ेंगे, अपने आप आधा रास्ता हमारा पता चल जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं संविधान की प्रकृति।
अगला जो क्वेश्चन होगा ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमने पढ़ा है संविधान की प्रकृति। यदि हम बात करें तो इंडिया दैट इज भारत, शुरुआत में दिया है अनुच्छेद 1 में, इंडिया दैट इज भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही परिभाषित किया है भारत को, इसी रूप में परिभाषित किया ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। भारत क्या है? इंडिया, राज्यों का संघ। तो अब प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? क्या प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग है या सबके लिए एक जैसा है? यदि एक जैसा कर दिया तो फिर राज्य बनाने का मतलब क्या था? और यदि राज्य बना दिए तो फिर केंद्र रखने की जरूरत क्या थी? राज्य ही काफी थे। ये प्रश्न उठ सकता है। तो फिर है क्या भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? जैसे यूएसए से तुलना करते हैं हम इसकी, तो यूएसए में क्या है? यूएसए में क्या है? फेडरल। तो उसमें क्या है? राज्य, प्रत्येक राज्य का अलग अलग संविधान है और उसको संघ से अलग होने की अनुमति है, छूट है। लेकिन भारत में ऐसा है क्या? नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। तो यही हमें पढ़ना है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। क्या पढ़ रहे हैं हम? संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति। तो दो हम पढ़ेंगे इसको, एक पढ़ेंगे एकात्मक और दूसरा संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक। एक लाइन लिखेंगे, भारत का संविधान, भारत का संविधान न तो पूर्णतः एकात्मक है, न तो पूर्णतः एकात्मक है, ना ही पूर्णतः संघात्मक है, न तो पूर्णतः संघात्मक है। डीडी बसु क्या बोलते हैं संविधान के विषय में? डीडी बसु जब भी कोई पहले पीएससी की तैयारी करता था तो उसको क्या बोलते थे? संविधान पढ़ो। किसका? डीडी बसु साहब का लिखा हुआ संविधान पढ़ो, डीडी बसु का संविधान पढ़ो। आज वो संविधान यदि पढ़ने के लिए बैठे तो कोई नहीं पढ़ पाता, इतनी कठिन शब्दावली उसकी हो सकती है। अब तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हो गए। और ये कौन सा है? एम लक्ष्मीकांत जी का संविधान, खूब चलता है, हम भी उसी में से करते रहते हैं। तो डीडी बसु साहब ने क्या बोला है संविधान के लिए? भारत का संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है, परिसंघीय है, और न शुद्ध रूप से एक या एकात्मक, एक ही बात है, एक ये शब्द उनके थे। क्या बोला इन्होंने? भारत का संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न शुद्ध रूप से एक। अब प्रोफेसर पायली साहब भी कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफेसर पायली के अनुसार भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक, किंतु आत्मा एकात्मक है, उसकी आत्मा एकात्मक है। क्लियर हो गया? हमने तर्क दे दिए, इन्होंने ये ऐसा बोला है। ठीक, जब भी ये क्वेश्चन आए तो हमें इसी तरीके से उत्तर लिखना पड़ेगा। अब उसमें एकात्मक लक्षण भी पूछ सकते हैं या फिर संघात्मक लक्षण भी पूछ सकते हैं। तो अब हम संघात्मक पहले नोट कर लेते हैं।
भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, जिससे ये पता चले कि ये भारत क्या है, राज्यों का संघ है। जैसे कठोर संविधान व संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। कठोर संविधान व संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। कठोर संविधान व संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। अब ये बोल सकते थे कि ये तो कहीं एकात्मक संघात्मक है ही नहीं। ये संघात्मक इसलिए है क्योंकि केंद्र किसी राज्य को मिला नहीं सकती इतनी आसानी से, उसे खत्म नहीं कर सकती। ये नहीं बोल सकते कि पूरा राज्य, पूरा भारत एक ही राज्य है, पूरे राज्य है, जितने हैं उतने ही रहेंगे। हर राज्य को अपने अधिकार दिए हुए हैं, उसमें भौगोलिक क्षेत्र उनका निर्धारित है, आय के स्रोत उनके निर्धारित है, सरकार बनाने का उनको अधिकार है, केंद्र सरकार इसे छीन नहीं सकती उन्हें। तो ये क्लियर है एकदम। कठोर संविधान वो संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट इसी से संबंधित, संघ व राज्यों के मध्य, संघ व राज्यों के मध्य स्पष्टतः शक्तियों का बंटवारा। संविधान की हम अनुसूची पढ़ेंगे 7, उसमें 3 अनुसूचियां बनी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कौन सा टैक्स कौन लगाएगा, क्या होगा, ये पूरा उसमें शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, ताकि किसी भी प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच में मतभेद न हो सके। तो स्पष्ट बंटवारा किया हुआ है। फिर लिखित संविधान। लिखित संविधान ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। लिखित संविधान है हमारा। ब्रिटेन से तुलना करते हैं, ब्रिटेन का संविधान मौखिक और अलिखित है, परंपरा से चला आ रहा है। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, इसी में से विकल्प बना देते हैं। भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण कौन सा है, 3 इधर के दे देंगे और 1 इधर का दे देंगे, बोलेंगे बीनो अब इसमें से कौन सा है। संविधान की सर्वोच्चता। केंद्र व राज्य में पृथक पृथक सरकारें। केंद्र व राज्य में पृथक पृथक सरकारें। केंद्र व राज्य में पृथक पृथक सरकारें। द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब बताइए, कोई भी ऑनलाइन वाले बताएं, नंदिनी मैडम आप बताएं या मुस्कान मैडम आप बताएं, ये इसका क्या संबंध है संघात्मक से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका? राज्यसभा लोकसभा। हाँ, 2 सदन तो है, लेकिन इसका संघात्मक से क्या संबंध है, ये बोल रहा हूं मैं। आपातकालीन यहाँ पे आ जाएगी सर राज्य की शक्ति। लोकसभा में, लोकसभा में कहां से, बाहर से, अंतरिक्ष से आते हैं क्या? वो भी तो किसी न किसी राज्य के ही होते हैं। बात एकदम सही थी आपकी, उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे अपन। देखो, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो केंद्र सरकार के हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो राज्य के हितों का वहां संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये राज्य दूसरा सदन जो है वो काय के लिए बनाया है कि जो लोकसभा के सदस्य है वो मनमानी न करे। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और उनका अपना पक्ष वहां पर रखती। बात एकदम क्लियर हो गई। इसलिए काम में आया, ये संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत
आया है। अब एकात्मक विशेषताएं जिसमें राज्यों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि राज्य तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ है वो केंद्र सरकार है, सशक्त केंद्र ये बोला जाता है। भारत में क्या है? सशक्त केंद्र है। अब क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र जैसे अनुच्छेद 352 आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। ये क्या है? सशक्त केंद्र हुआ ना, सशक्त केंद्र ही है। ठीक। फिर है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता चाहे उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, बिहार का हो, उत्तराखंड का हो, लेकिन है कौन? इंडियन। नागरिकता तो एक ही है ना, केंद्र सरकार ही देती है उनको। अलग अलग राज्य अलग अलग नागरिकता दे रहा है क्या हमारे यहाँ? नहीं। तो एकात्मक लक्षण हुआ है, एकल नागरिकता। फिर है एकल संविधान। एकल संविधान, सबके लिए एक ही संविधान है, उसी में राज्यों के लिए भी प्रावधान किए हुए हैं, तो एकात्मक। एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, भले ही सर्वोच्च न्यायालय केंद्र में है, उच्च न्यायालय राज्यों में है, लेकिन नियमावली एक जैसी है सबकी। ठीक है। जैसे सरकारें, 3 प्रकार की सरकारें होती है भारत में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन। सबकी शक्तियां और ये वो अलग, तरीका अलग, लेकिन न्यायपालिका एकीकृत है, एक ही न्यायालय हमारा ये मान के चले। ठीक। तो एकीकृत न्यायपालिका। आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध बार बार नहीं बोलते, अभी बता दिया हमने, 352, 356, 360। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? केंद्र का प्रमुख। तो हुआ ना यहाँ पे एकल, एकात्मक लक्षण में आए ना ये। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312। राज्यसभा चाहे तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, और उनका कार्य क्षेत्र पूरे भारत में होगा। ठीक। केंद्रीय सेवाएं भी आएगी इसमें, केंद्रीय सेवाएं। ठीक। अखिल भारतीय सेवाएं। संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अभी देखा आपने, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनका परिवर्तन किया। पहले राज्य का दर्जा हटा दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, फिर दोनों को एक कर दिया फिर से, और क्या बन गया? एक केंद्र शासित प्रदेश। तो ये राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश विभाजन कर दिया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। क्या ये प्रस्ताव मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ क्या? नहीं, संसद में पारित हुआ। तो ये संसद जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। आर्थिक दृष्टि से कोई अकाल पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो सीधा हम किसको दोष देते हैं? भगवान को देना चाहिए, लेकिन नहीं, हम दोष देते हैं केंद्र सरकार ने हमें कुछ
दिया ही नहीं। और ये दिक्कतें तब ज्यादा आ जाती है जब केंद्र में अलग सरकार हो और राज्य में अलग सरकार हो, है। तो बोलते हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो हमने संघात्मक लक्षण भी पढ़ लिए और एकात्मक लक्षण भी पढ़ लिए। संघात्मक में क्या पढ़ा? कठोर संविधान व संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, संघ व राज्यों के मध्य स्पष्टतः शक्तियों का बंटवारा, 7वीं अनुसूची, अभी पढ़ेंगे हम इसको। लिखित संविधान, लिखित संविधान है भारत का, 395 अनुच्छेद। कितनी अनुसूची हो गई अब? 12 अनुसूची, 22 भाग। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र व राज्यों में पृथक पृथक सरकारें, द्विसदनात्मक व्यवस्था। इधर देखें तो सशक्त केंद्र, ये बताना चाह रहा है कि केंद्र सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च क्या है? संविधान है, और संविधान ने राज्यों को भी अधिकार दिए हैं। हम केंद्र के भरोसे नहीं है, हम किसके भरोसे हैं? संविधान के भरोसे है। इसलिए हमने इसको इधर डाला। देख के ऐसा लगता है कि ये इधर होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता, एकात्मक, लेकिन नहीं। वो ये बता रहा है कि केंद्र सब कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है? संविधान। फिर इसमें सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, एकल संविधान, संविधान की सर्वोच्चता लेकिन एकल संविधान। एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। सही था? समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है? गुड, बहुत ही शानदार। अंकित, आपके समझ में आ रहा है? कृष्णकांत जी आ गया? ऑनलाइन वाले एकाध, ऑनलाइन वाले एकाध का ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे, है ना। उन्होंने बोला बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ काम पहली बार में समझ में आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां पढ़ेंगे? 12। संविधान की अनुसूचियां। क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित, संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां, जो मूल संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन अभी कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अभी 12 अनुसूचियां हैं। तो अब इसमें भाग की भी जरूरत पड़ती है। पहली अनुसूची में कौन कौन से भाग हैं, है ना। अभी पहला भाग पढ़ा ना अपन ने, अनुच्छेद 1 से 4 तक। राज्य, क्षेत्र, राज्य का नाम उसका क्षेत्र। तो हम 12 अनुसूची हम पढ़ेंगे। अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है इसके विषय में, टाइम लगेगा, आज हो जाए बहुत है इतना। तो अनुसूची 1, अनुसूची 1 क्या प्रावधान है? अनुसूची 1 में ये तो बड़ा सरल है। हाँ, राज्यों का नाम व क्षेत्र, राज्यों के नाम व उनके राज्य क्षेत्र, राज्य के नाम व उनके राज्य क्षेत्र, मतलब पूरा आएगा इसमें। इसी में तो भाग 1 में लिखा, अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये भाग अनुच्छेद 1 में लिखा है। अब अनुसूची 2, अनुसूची 2 ऑनलाइन वाले बताया जरा क्या दिया है इसमें अनुसूची 2 में। अनुसूची 2, हाँ बोलिए। हाँ,
इसमें दिया हुआ है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। संवैधानिक पदाधिकारी, क्या पढ़ा हमने? अनुसूची 2, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। और इसको भी हम कितनी श्रेणियों में बांटेंगे? 3 श्रेणियों में, क, ख और ग। क, ख और ग। तो क श्रेणी में राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, ये आएंगे इसमें। ख श्रेणी में, यहां कठिन क्वेश्चन बन सकता है, परेशान हो सकते हैं सब लोग। ख श्रेणी में आएगा नहीं, क श्रेणी में राष्ट्रपति और राज्यपाल ही है क श्रेणी में, ठीक, उपराष्ट्रपति नहीं है। ख श्रेणी में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा के सभापति व उपसभापति। ग श्रेणी में एससी और दीक्षा, एससी के बाद एचसी, न्यायाधीश, सीएजी वगैरह। फिर उनके समकक्ष कभी भी हम पढ़ते हैं ना, इनको किसके कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष। तो वो सब पदाधिकारी इसमें आएंगे। क्लियर हो गया ना एकदम बात? इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद शामिल है तो उसमें देखेंगे 59(3), अनुच्छेद भी लिखेंगे पूरे, 59(3), 65(3), 65(3), ऐसे लिखेंगे। देखो 59(3), ये राष्ट्रपति के वेतन भत्ते से संबंधित हुआ, ठीक। उसी प्रकार 65(3) उपराष्ट्रपति, फिर 75(6) लोकसभा वाले, इससे संबंधित है 75(6), फिर 97, 125, 148(3), ये गाय संबंधित है 148(3), सीएजी, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है पीएससी ने प्री में। 148(3) गाय संबंधित सीएजी, 158(3) राज्यपाल वाला मैटर है, 164(5) विधानसभा, हाँ 164(5), 186, 186 और 221, 186 और 221। अब हम बात करते हैं अनुसूची 3। इसमें सिर्फ इतना याद करना है हमें, पहली अनुसूची राज्यों का नाम और क्षेत्र, दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। ये हमने इसलिए लिखवाया क्योंकि कठिन क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसके वेतन का प्रावधान संविधान में नहीं दिया है, तो फिर हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। क्लियर एकदम? फ्री का क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से किसके वेतन भत्तों का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। अब हम अनुसूची 3 पढ़ेंगे, संवैधानिक पदाधिकारियों, संवैधानिक पदाधिकारियों व प्रत्याशियों की शपथ। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, सही जोड़ी बनाने के लिए आता है। एक तरफ 4 अनुसूची दी हुई रहती है,
और दूसरी तरफ उसकी मुख्य विषय वस्तु हमें मिलाना पड़ता है। तो अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों व प्रत्याशियों की शपथ। तो इसमें भी वही पदाधिकारी जो ऊपर लिखे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, जिनका संविधान में प्रावधान दिया हुआ है उन्हीं की शपथ की कौन शपथ दिलाएगा। तो इसमें कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, राज्य विधान सभा के सदस्य, सीएजी, एससी व एचसी के न्यायाधीश, सब कुछ इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया? अनुसूची 3 संवैधानिक पदाधिकारियों व प्रत्याशियों की शपथ, ये सबको पता है। अनुसूची 4 ये भी बड़ा सरल है। क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सीटों का आवंटन कितना है? जैसे मध्य प्रदेश में कितनी है? 11। कितनी है? 11। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11। सबसे अधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से राज्यसभा के सीटों का आवंटन, बड़ी की मात्रा लगना चाहिए सामने, घूर के मत देखो अंकित कुमार। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और ये काय में प्रावधान है? अनुच्छेद 79 काय संबंधित है? 79 संसद, 79 संसद, 80 राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक, तो ये 79 में है और 80 दो में प्रावधान है। 79 और 82 में प्रावधान है। राज्यों व राज्य संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अभी हमने पढ़ा, संघात्मक लक्ष्य में पढ़ा था ना, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर हो गया अब एकदम? अब अगला है अनुसूची 5। अनुसूची 5 क्या है? कोई बता? अनुसूची 5 में कविता मैडम आप बता सकते हैं इसका उत्तर अच्छे से? अनुसूचित जाति विशेष क्षेत्र। कुछ लोग तो इतने समझदार हैं कि वो एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत और वो सब लेके बैठ गए होंगे, कुछ लोग लूसेंट लेके बैठ गए होंगे कि चलो इससे मिलाते हैं। कुछ लोगों का काम उतना ही रहता है, चेक करना, मिलाना, और मिल गया तो पढ़ से बता देना, मिल गया तो पढ़ से बता देना, लेकिन इससे काम नहीं चलता है। इससे हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, पीएससी क्रैक नहीं कर सकते। बताइए कविता मैडम, आप बताइए अनुसूची 5। हाँ, जाति नहीं है इसमें, जाति नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। इसमें प्रावधान कौन सा है? धारा किसी को पता है क्या? 371 नहीं, 41 अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वो 244 1 कौन सी है? उसका अनुच्छेद है 244 1। कौन सूची जारी करता है अनुसूचित क्षेत्रों की? नहीं, राज्यपाल। राज्यपाल देता है किसको? राष्ट्रपति को। अपने राज्यों के लिए राज्यपाल सूची देता है राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति फिर इसे गजट में प्रकाशित करवाते हैं, स्वीकृति वो देते हैं। लेकिन सूची कौन बनाता है? वे राष्ट्रपति महोदय को थोड़े मालूम राज्यों में क्या है, तो इसकी सूची वो किससे मंगाते हैं? राज्यपाल से, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं राज्य में। ठीक, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूची जारी करके भेजते हैं। अब है अनुसूची 6, बड़ा अच्छा सूत्र है इसका, अमेय मित्र। अमेय मित्र, अमेय मित्र क्या है?
अमरू, असम असम, मिजोरम मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये जो 4 राज्य है इनके प्रशासन का विशेष उपबंध इसमें क्या हुआ लिखेंगे। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा अनुसूची 6 में। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए विशेष उपबंध या इनके राज्यों का प्रशासन, इन राज्यों का प्रशासन है। एसटी क्षेत्र के उपबंध है वो भी, एसटी वर्ग के लिए उपबंध अनुच्छेद 275(1) और इसका फार्मूला एक सूत्र क्या बताएगा याद करने के लिए, अमेय मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, अमेय मित्र। अनुच्छेद 275(1) अनुसूची 7 ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको टाइम भी लगेगा हमें। शक्ति पृथक्करण अनुसूची 7 में है। शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण। अभी संविधान के भाग पढ़े हमने, अभी संविधान के भाग पढ़े। किस भाग में है ये, किस भाग में है? अनुच्छेद 246 में ही अनुच्छेद संघ राज्य के समूह भाग 11 काय में आएगा ये? भाग 11 संघ राज्यों के बीच संबंध, भाग 11 में आएगा, इसे याद रखना। भाग 11 संघ राज्यों का संबंध के अंतर्गत आएगा। भाग 11 में शक्ति पृथक्करण। कितनी सूची है? 3 सूची। अनुच्छेद 246 में उपबंध। जब हमारे देश का संविधान बना था तब संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने और केंद्र सूची में कितने? तो संघ सूची में थे 97, 66 और 52। 97, 66 और 52। ये कब की बात है? जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो केंद्र सूची में कितने विषय थे? 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 52। अभी जो मेरे पास आंकड़ा है वो 161, 47, 161 और ये 47। कितना? 161 और 47 का वर्तमान में। कम ज्यादा हो सकता है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र सूची में अभी कितने विषय? संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 47। संघ सूची के जो विषय हैं राष्ट्रीय महत्व के हैं और इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है। राज्य सूची में वो विषय है जो स्थानीय महत्व के हैं और इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य को, केवल और केवल राज्य को नहीं है। किसको है? राज्य को है। केवल और केवल क्यों नहीं बोला होगा इसमें? क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान देखेंगे, जैसे अनुच्छेद 250 बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई स्पेशल व्याख्या कीजिए अनुच्छेद 250 की। कोई भी कर सकता है, संविधान विशेषज्ञ भी कर सकते हैं। सर ये जब क्या सर अपने आपातकाल लगता है? गुड, बहुत ही शानदार। जब राष्ट्र आपातकाल लागू हो, आपातकाल लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 250 के तहत संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लिखना भी है इसे, दीक्षा तो समझ में आता है। नहीं तो ये सोचे कि हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता, तो फिर कभी समझ में नहीं आता।
आज जब मैं बस में आ रहा था तो वो देखा एक कोटेशन बड़ा अच्छा, तो उसमें बड़े अच्छे से लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने, क्या लिखा है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, ये सोच के लोग बाग काम ही नहीं करते। ये सोच के लोग बाग काम ही नहीं करते, मैं तो अकेला हूं, मेरे कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन उसमें ये बोला है कि मैं केवल मैं हूं और मुझे ही करना पड़ेगा, तो काम हो जाता है। केवल मैं हूं और मुझे ये करना ही पड़ेगा, मेरे अलावा दूसरा कोई है क्या करने वाला? नहीं। जैसे कोई बोलते हैं ना मैं घर में अकेला हूं, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं? तो उन लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि मैं ही हूं, और झाड़ू भी लगाना है तो मुझे लगाना है, खाना भी बनाना है तो मुझे लगाना, मतलब सब कुछ मुझे ही करना है, तो काम हो जाता है, नहीं तो फिर नहीं होता। तो ऐसे इसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अनुच्छेद 250 हमने बता दिया, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अब अमरदीप ऐसे ही बता दो, अनुच्छेद 249 ये इसमें राज्यसभा आएगा। हाँ जी, 250 में से राज्यसभा बना सकती है कानून। नहीं, हाँ वो राज्यसभा 249 में स्पष्ट है, राष्ट्रीय हित में संसद, ये भी संसद का है, लेकिन तब आपातकाल की जरूरत किसी में नहीं है। राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 भी है, इसमें उल्टा क्रम हो गया अपना, 250 फिर 249 फिर 248। तो क्या है 248? ये भी कानून बनाने से संबंधित है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं। अनुच्छेद 248, जल्दी 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 ऑनलाइन वाले। अनुच्छेद 248 बड़ा सरल सा है, अपशिष्ट विषय। अब नई नई टेक्निक आ रही है, ये वो उसका कहीं इसमें है ही नहीं उल्लेख, तो फिर वो कहां जाएगा? अवशिष्ट विषय में। और उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास में रहेंगे। ये काय में प्रावधान है? अनुच्छेद 248। एकदम क्लियर हो गया। अब 42वां संविधान संशोधन 1976, क्या किया था इसमें? बहुत सारे विषय जो राज्य सूची से कहां लेके चले गए? सम्मति सूची में। स्थानों का आदान प्रदान भी किया था, जैसे शिक्षा है, वन है, ये राज्य सूची से कहां लेके चले गए? सम्मति सूची में। ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में। 5 विषय को एक साथ लेके चले गए थे, शिक्षा, वन, वन्य प्राणी, पक्षी, न्याय प्रशासन, ये सब कहां लेके चले गए? सम्मति सूची में। करों का भी इसी में है। अब ये जो सूची है, इसमें एक डाटा हम नोट करेंगे। कर लगाने के लिए केंद्र सरकार को 15 विषय दिए हैं केंद्र सूची में। राज्य सूची में 20 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं करों के लिए? 20 राज्य सरकार के लिए। और बचा कौन सा? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 3 विषय हैं। समवर्ती सूची में 3 विषय हैं। समवर्ती सूची में 3 विषय हैं। ठीक है। केंद्र सूची में 15। देखो ये करों से संबंधित बताया हमने, नहीं तो पिछला वाला भूल जाएंगे। 97 और 100 ये टोटल विषय है जिसके ऊपर कानून बनाना है, और ये विषय वो बताया है जिसके ऊपर उन्हें कर लगाने का अधिकार है। बात क्लियर हो गई एकदम? तो केंद्र सूची के 15, राज्य सूची के 20 और समवर्ती सूची के 3 विषय हैं जो उन्हें टैक्स लगाने के लिए
दिए गए हैं। अब केंद्र सूची के मुख्य विषय हम नोट कर लेते हैं। केंद्र सूची में कौन से विषय होते हैं? जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। राज्य सूची में वो विषय जो स्थानीय महत्व के हैं, और समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जो सभी के महत्व के हैं। ठीक, जिसके ऊपर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। दोनों के बीच में यदि विवाद हो तो फिर कुछ मतभेद हो जाए तो फिर केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाती है। तो हम केंद्र सूची के विषय देखते हैं, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध व शांति, बैंकिंग, मुद्रा, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, जनगणना। ये कौन सी सूची का विषय है? केंद्र सूची के विषय हैं। संचार भी इसी में आता है, राजमार्ग आते हैं, सेना, रक्षा सब इसी में है। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषय में पुलिस एवं कानून व्यवस्था। राज्य सूची के विषय में पुलिस एवं कानून व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, अस्पताल, मेले, बाजार, कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर। अब ये तो बड़ा विवादित, ये मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कृषि आय पर कर किस सूची का विषय है? हमें बता दिया राज्य सूची का विषय है, लेकिन क्या कर लगता है इसके ऊपर? नहीं, कृषि आय के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन लगाने का नंबर आए तो कौन लगाएगा? राज्य सरकार। फिर समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय वो विषय जिसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, जैसे शिक्षा, वन, और एक सबके काम की चीज विवाह व विच्छेद, विवाह विच्छेद, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, संपत्ति का अधिग्रहण, विद्युत, जन्म मृत्यु पंजीयन, समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से? शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, संपत्ति का अधिग्रहण, विद्युत व जन्म मृत्यु पंजीयन। और चौथे नंबर पे क्या है? अपशिष्ट विषय, और वो कौन से अनुच्छेद में है? 248। और उसके ऊपर किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का, जो भी बच गए। नाम तो नहीं बता सकते उसके, क्योंकि नाम यदि पता होते तो वो कहां चले जाते? ऊपर वाले तीनों में से किसी भी सूची में चले जाते हैं, लेकिन नाम नहीं पता था, इसलिए तो अपशिष्ट विषय लिखा है उसमें, जो भी मामला नया सामने आ जाए। क्लियर हो गई यहाँ तक? अब 8वीं सूची की बात करते हैं। 8वीं सूची, 8वीं अनुसूची, और इसमें क्या है? मान्यता प्राप्त भाषाएं। इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है।
मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो जब संविधान बना था तब कितनी 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं। तो मान्यता प्राप्त ये वो भाषाएं हैं जिसमें जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित होती है, इसमें मीडियम के रूप में इसे चुन सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन भाषाओं में ही मिलता है जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो पहले कितनी थी? 14। पहले कितनी थी? 14। और वर्तमान में कितनी है? 22। वर्तमान में कितनी है? 22। और ये प्रावधान काय में दिया हुआ है? 2 जगह है, अनुच्छेद 344 1 और अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 344 1 और अनुच्छेद 351। अब इसमें 3 संविधान संशोधन हमें पढ़ना है और ये क्वेश्चन बनता है। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, और उसके बाद में 71वां और तीसरा 92वां संविधान संशोधन, ये हमें पढ़ना है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967। कौन सी भाषा जोड़ी गई इसमें? सिंधी। सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 और 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें नमक जोड़ा गया। क्या? नमक, NMK, नमक। क्या है नमक में? क्या है? कैल्शियम। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। गुड, बहुत शाबाश। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 BDMS। क्या? BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, है ना? BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये कितनी भाषा है? ये 1 3 और ये 4। 4 और 4 8 और पहले कितनी थी? 14। टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22। टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी भाषा जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं है। 14 भाषाएं जैसे कौन कौन सी है? असमिया, बांग्ला। लिखना हो तो लिखो, कोई जरूरी भी नहीं है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ऐसी कितनी भाषाएं थी पहले? 14। हिंदी के पहले बोल दीजिए। हिंदी की पहले वाली। असमिया, बांग्ला, गुजराती। असमिया, बांग्ला, गुजराती। ऐसी कितनी भाषा हो गई? 14 पहले थी और फिर 8 भाषाएं बाद में जोड़ी। टोटल कितनी हो गई? 22। इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे भोजपुरी दे दिया जाता है। भोजपुरी बड़ी भाषा है, ये बहुत बड़ा वर्ग इसको बोला जाता है, फिर भी वो उसमें शामिल नहीं है, तो ये पूछा जाता है।
आंदोलन भी चल रहा है कि इसको भी उसमें शामिल किया जाए। क्लियर होगी बात एकदम। अब हम बात करेंगे अब वो अनुसूचियां जो बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें शामिल की गई। ये तो मुख्य अनुसूचियां थी जो पहले से मूल संविधान में ही शामिल थी। अब नवी अनुसूची कैसे संबंधित है? भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित कब शामिल किया गया इसे? कौन से संविधान संशोधन? फर्स्ट पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे शामिल किया गया। पहला संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे शामिल किया गया। और कहा शामिल जोड़ा गया इसे? संविधान के किस अनुच्छेद में? 31 ख में जोड़े। देखो कितना कठिन क्वेश्चन था ना। 31 ख में जोड़ा गया है इसे। तो पहली अनुसूची, नवी अनुसूची सबको पता है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी पता है, लेकिन अभी कहां है पता नहीं। कहां पर रखी है वो? 31 ख में रखा हुआ है। अनुच्छेद 31 ख में रखा हुआ है। अब इसमें यह प्रावधान था कि इसमें जो विषय शामिल कर दिया जाएगा राज्य सरकार डालेगी, इसमें केंद्र सरकार उसे अनुमति दे देगी। मतलब राज्य सरकार के विषय जाते थे इसमें, पर केंद्र सरकार की अनुमति से, और फिर जो भी डालते हैं उसके ऊपर समीक्षा। जैसे तमिलनाडु की सरकार, वहां 70% के लगभग आरक्षण है, लेकिन उसकी अब कोई समीक्षा नहीं हो सकती। भाई ऐसे तो कई राज्य डाल देते उसमें और मुक्ति पा लेते कि अब इसके ऊपर कोई समीक्षा नहीं होगी, इसके लिए अब हमारे ऊपर कोई दोष भी नहीं लगा सकता। और यही हो रहा था उसमें, तो खजाना बढ़ते जा रहा था नवी अनुसूची में। तो फिर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगने लग गए। और एक तारीख बड़ी अच्छी नोट करना है हमें, क्या? 11 जनवरी 2007। 11 जनवरी 2007 के बाद जितने विषय इसमें जोड़े जाएंगे उस पर समीक्षा होगी। अब उसमें डाल नहीं सकते कोई विषय को, डालना हो तो डाल दो, लेकिन कभी भी उसको निकाल के चेक कर सकते हैं, हिला डुला के देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं। क्लियर हो गई बात एकदम? ये तारीख हमें याद रखना है, 11 जनवरी 2007। नहीं तो हम लोग भूतकाल में ही रहते हैं कि इस सूची में जो भी विषय होते हैं उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। हमारा आंसर तब कंप्लीट होगा जब ये तारीख के साथ में लिखेंगे। क्लियर हो गई बात है? अब हम देखेंगे 10वीं अनुसूची। कल बड़ी चर्चा हो रही थी इसके ऊपर। 10वीं अनुसूची, दल बदले। गुड, क्या बात है। आप नफरत करते हो दल बदल से? हाँ? दल बदल निरर्हता संबंधी कानून। दल बदल निरर्हता संबंधी कानून। और ये कब? 52वां संविधान संशोधन 1985। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी। कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है? अनुच्छेद 102 10वीं अनुसूची, दल बदल। और अनुच्छेद 102 का पार्ट 2 इसमें शामिल है, और है 191 का पार्ट 2, 191 का पार्ट 2। ये 2 अनुच्छेद इससे संबंधित है। बाद में हम डिटेल में और पढ़ेंगे कि कब दल बदल नहीं माना जाएगा, ये वो सब पढ़ेंगे। कोई दल टूट जाता है, ये वो पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर है अनुसूची 11। अनुसूची 11, पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारी। पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारी कब जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है, लेकिन उस संविधान संशोधन का क्रम जो है 92 में है। ठीक है, 93 में जोड़ा गया है, लेकिन उसे क्या बोलते हैं? 92। ठीक है, तो
तो 73वां संविधान संशोधन 1993 कौन से विषय में प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक, 243 ए से ओ तक। अंकित कितने विषय दिए, कितने विषय दिए पंचायतों को काम करने के लिए? पंचायतों को काम करने के लिए हाँ, 3 विषय दिए। कौन कौन से? सुबह उठ के पानी ला देना, राज्य सूची को दिन में झाड़ू लगा देना। राज्य सूची को दिए सर जी। 29 विषय दिए पंचायतों को। कितने? 29। याद रखना है, बराबर है 29 विषय। 29 विषय दिए हुए हैं। कैसे काम चलेगा? अनुसूची 12, अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन सन क्या आएगा इसमें? 93। ये भी 93 में ये आया, लेकिन संविधान संशोधन कब लाया गया था? ये 92 में लाया था और लागू कब हुआ? 93 में। 74वां संविधान संशोधन 1992। क्या है इसमें? नगर पालिका की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य। और कितने विषय दिए हैं इसमें? कितने विषय दिए हैं? 18। कितने विषय दिए हैं? 18। कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय जो दिए हुए हैं कार्य करने के लिए दिए हुए हैं। हमारा एक काम तो आज छूट गया, संविधान की प्रस्तावना वाला। अगले वीडियो में हम जरूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी सार्थक पहल की पहल पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।